हाय गाइस, मैं एकलव्य आज आपको कॉजेटिव वर्ब्स पढ़ाने जा रहा हूं। कॉजेटिव वर्ब्स अर्थात प्रेरणार्थक क्रियाएं। यहां हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स का 4 स्ट्रक्चर देखें। पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। यहां सब्जेक्ट उसे कहा जाता है जो प्रेरित करता है। उसके बाद कॉजेटिव वर्ब कॉज आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब आता है विद टू, यानी पहले टू आता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। दूसरा स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद कॉजेटिव वर्ब मेक आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब आता है विदाउट टू, यानी केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तीसरा स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद कॉजेटिव वर्ब गेट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर इन्फिनिटिव वर्ब विद टू आता है, यानी पहले टू आता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। चौथा स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद कॉजेटिव वर्ब हैव आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब आता है विदाउट टू, यानी केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहां आपने एक चीज गौर किया होगा, कॉज के बाद और गेट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है विद टू, यानी टू पहले आता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और मेक के साथ और हैव के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकेले ही आता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि कॉज और गेट का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है और मेक और हैव का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। यहां आप गौर से देखें, 2 कलर में मैंने 2 लाइन को लिखा है। पहला कलर में जितना भी मैंने लिखा है सबका एक अर्थ है और दूसरे कलर में जो भी मैंने लिखा है सबका अलग अर्थ है। चलिए अब दोनों लाइन को हम पढ़ते हैं। पहला लाइन पहले देखें। आदेश देने वाला या प्रेरित करने वाला या प्रेरणा देने वाला या भड़काने वाला या उकसाने वाला। इन पांचों में से मैं कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करूं, कोई भी शब्दों का समूह यूज करूं, तो आप उसका एक ही अर्थ लगाएं, क्योंकि सभी का अर्थ एक ही होता है। अब दूसरी पंक्ति को देखें, दूसरी लाइन को देखें। आदेश पाने वाला, यहां देखिए आदेश देने वाला है, यहां आदेश पाने वाला है। यहां प्रेरित करने वाला है, यहां प्रेरित होने वाला है। यहां प्रेरणा देने वाला है, यहां प्रेरणा लेने वाला है। यहां भड़काने वाला है, यहां भड़कने वाला है। यहां उकसाने वाला है, यहां उकसने वाला है। हमेशा याद रखें, ऊपर के लाइन में 5 शब्दों का समूह है और पांचों शब्दों के समूह का एक ही अर्थ है। नीचे लाइन में भी 5 शब्दों का समूह है और पांचों शब्दों के समूह का एक ही अर्थ है। मैं किसी भी शब्द समूह का कभी भी प्रयोग कर सकता हूं, तो आप ध्यान रखें कि मैं किस शब्द समूह का प्रयोग कर रहा हूं और किसका क्या अर्थ है। हम लोग कॉजेटिव वर्ब का बहुत ही विस्तार से अध्ययन करेंगे, एक एक करके, ताकि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम समस्या न हो। एक पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। जब केवल 2 व्यक्ति या वस्तु रहता है, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा मैंने कहा, इसका मतलब पहला होता है प्रेरित करने वाला और दूसरा होता है प्रेरित होने वाला। जब केवल 2 व्यक्ति या वस्तु हों, पहला प्रेरित करने वाला और दूसरा प्रेरित होने वाला, साथ ही दूसरा ही प्रेरित होकर अंतिम क्रिया करता है। यहां किसी तीसरे पर क्रिया का फल नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में मेक या काउज का प्रयोग करते हैं। यहां दूसरा ही प्रेरित होता है और दूसरा ही अंतिम क्रिया करता है, तीसरे की यहां जरूरत नहीं होती है। इसका स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है जो प्रेरित करता है, उसके बाद कॉज कॉजेटिव वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है जो प्रेरित होता है और अंतिम क्रिया भी यही ऑब्जेक्ट करता है। उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब आता है विद टू आता है, यानी टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। दूसरा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है जो प्रेरित करता है, उसके बाद मेक कॉजेटिव वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है जो प्रेरित होता है, जो भड़क जाता है और यही अंतिम क्रिया भी करता है।
उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब आता है, विदाउट टू आता है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकेले आता है। यहां जो दूसरा व्यक्ति होता है, जो प्रेरित होता है, जो भड़क जाता है या जो अंतिम क्रिया करता है, उसमें हम प्रायः को लगाकर कहते हैं। इस स्ट्रक्चर का एक उदाहरण देखें। पहला उदाहरण, आप मुझे हंसा देते हैं, आप मुझको हंसा देते हैं, या आप मुझे हंसाते हैं, या आप मुझको हंसाते हैं। यहां दो व्यक्ति है, एक है आप, दूसरा है मुझे। आप मुझे को भड़काता है और मुझे ही भड़क कर अंतिम क्रिया करता है, यानी मुझे ही हंसता है। और यहां देखें, मुझे के साथ आप को लगाकर बना सकते हैं, जैसे मुझको, और मुझे का मतलब भी होता है मुझको, यानी यहां ऑब्जेक्ट के साथ, प्रेरित होने वाले के साथ, भड़कने वाले के साथ को का कारक लगता है, को कारक लगता है। और यहां दो व्यक्ति होता है, एक भड़काने वाला और दूसरा भड़कने वाला, और भड़कने वाला ही अंतिम क्रिया भी करता है। और इसका इंग्लिश में अनुवाद होता है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनता है, यू मेक मी लाफ। यहां देखिए, जब मेक का प्रयोग हुआ है तो केवल लाफ का प्रयोग करते हैं, अर्थात लाफ का फर्स्ट फॉर्म बिना टू का। दूसरा इसका है ट्रांसलेशन, यू काउज मी टू लाफ। लेकिन जब हम काउज का प्रयोग करते हैं तो यहां लाफ का तो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले हम टू का यूज करते हैं। इस अंतर को आप हमेशा याद रखिए। अब एक दूसरे प्रकार का स्ट्रक्चर देखिए और पहले वाले में और इसमें अंतर समझने की कोशिश कीजिए। दो व्यक्ति या वस्तु रहता है, तीसरा छिपा हुआ रहता है। पहले वाले स्ट्रक्चर में भी दो व्यक्ति था, अब तीसरे की वहां जरूरत नहीं थी, लेकिन इस स्ट्रक्चर में तीसरा छिपा हुआ रहता है। रहता तो दो ही व्यक्ति है, लेकिन तीसरा छिपा हुआ रहता है। यहां पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति होता है, यानी पहला प्रेरित करने वाला और दूसरा प्रेरित होने वाला। जब तीन व्यक्तियों या वस्तुओं में से दो उपस्थित हों और तीसरा छुपा हुआ हो, पहला दूसरे को भड़काता है और दूसरा भड़कने के बाद तीसरे को भड़काता है, अर्थात अंतिम क्रिया तीसरा करता है और वह रहता ही नहीं है, या तीसरा जो क्रिया का फल भुगतता है वह रहता ही नहीं है। पहले वाले स्ट्रक्चर में और इस वाले में आपने देखा एक अंतर बहुत बड़ा है कि पहले में भी दो था, यहां भी दो है। पहले में तीसरे की जरूरत नहीं थी, यानी दूसरा ही भड़क कर क्रिया करता है, लेकिन यहां दूसरा भड़क कर तीसरे को भड़काता है और तीसरा क्या है, इस सेंटेंस में रहता ही नहीं है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ऐसी स्थिति में हैव या गेट का प्रयोग करते हैं। मेक के जगह पर हैव का और कॉज के जगह पर गेट का प्रयोग किया जाता है। यहां के द्वारा या से का अंग्रेजी बाय नहीं होता है, इस बात को भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे। यहां जब भी हम ऑब्जेक्ट में के द्वारा या से लगाते हैं तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद बाय के द्वारा हम नहीं करते हैं। यदि यहां दूसरे व्यक्ति को भड़काने के लिए तीसरा व्यक्ति नहीं मिलता है तो दूसरा ही भड़क कर, दूसरा ही प्रेरित होकर अंतिम क्रिया करता है, लेकिन क्रिया का फल दूसरा पर न पड़कर तीसरे पर पड़ता है। वह व्यक्ति भी हो सकता है और वस्तु भी हो सकता है। अब इस प्रकार के स्ट्रक्चर को देखें। यहां सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, यानी भड़काने वाला रहता है। उसके बाद गेट कॉजेटिव वर्ब रहता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। यह ऑब्जेक्ट भड़कने वाला होता है, यानी प्रेरित होने वाला रहता है। और उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब विद टू होता है, यानी पहले टू आता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। दूसरा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैव आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब आता है विदाउट टू, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहां जो भड़कने वाला होता है, जो प्रेरित होता है, उसमें प्रायः हम से लगाते हैं या के द्वारा लगाते हैं। अब इस स्ट्रक्चर का एक उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण, आप मुझसे हंसवाते हैं। यहां आप गहराई से अंतर को समझें। यहां आप भड़काने वाला है और मुझसे भड़कने वाला है, अर्थात
आप भड़काता है। आप भड़काता है किसको? मुझको। मुझको भड़काता है और फिर मैं दूसरे को हंसाता हूं, मैं खुद नहीं हंसता हूं, यानी दूसरा जो है अंतिम क्रिया नहीं करता है। आप भड़काने वाला पहला व्यक्ति है, मुझको भड़काता है यानी मैं भड़क जाता हूं, मैं दूसरा व्यक्ति हूं, और मैं भड़क कर किसी तीसरे को हंसाता हूं, मैं खुद नहीं हंसता हूं, यानी हंसने वाला कोई तीसरा व्यक्ति है। इस बात को ध्यान रखिए। और तीसरा देखिए, तीसरा व्यक्ति यहां है ही नहीं। आप मुझसे हंसवाते हैं और किसको हंसवाते हैं सो यहां नहीं लिखा हुआ है, यानी जिस पर क्रिया का फल पड़ता है या जो अंतिम क्रिया करता है यहां उपस्थित नहीं है। तीन व्यक्तियों में से दो हैं, आदेश देने वाला और आदेश का पालन करने वाला, लेकिन जो अंतिम क्रिया करता है वह यहां नहीं है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है यू गेट मी टू लाफ। यहां आपने देखा गेट के साथ टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और दूसरा ट्रांसलेशन होता है यू हैव मी लाफ। हैव के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है लेकिन विदाउट टू आता है, यानी केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हैव के साथ, इसके साथ हम टू नहीं यूज करते हैं। एक दूसरा उदाहरण लें। डायरेक्टर महोदय मुझसे पिटवाते हैं। यहां दो व्यक्ति प्रकट है और एक व्यक्ति छिपा हुआ है। यहां दो व्यक्तियों में से पहला है डायरेक्टर महोदय और दूसरा व्यक्ति है मुझसे। पहला व्यक्ति डायरेक्टर महोदय, दूसरे व्यक्ति मुझसे को आदेश देते हैं और दूसरा व्यक्ति मुझसे पीटने की क्रिया करता है और पीटने का फल कोई तीसरा भुगतता है जो कि यहां छिपा हुआ है। तीन व्यक्तियों में से दो हैं, एक आदेश देने वाला और दूसरा आदेश पाने वाला। अब इसका अंग्रेजी में हम लोग अनुवाद करते हैं डायरेक्टर सर गेट मी टू बीट या डायरेक्टर सर हैव मी बीट। यहां इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, जब पहला आदेश देने वाला होता है और दूसरा आदेश का पालन करने वाला होता है और तीसरा नहीं रहता है, तो हमेशा हम इसी प्रकार का स्ट्रक्चर प्रयोग में लाते हैं। अब एक तीसरा उदाहरण को देखें। आप मुझसे लिखवाते हैं। यहां देखिए, यहां भी दो व्यक्ति है, एक है आप, दूसरा है मुझसे। यहां पहला व्यक्ति आप मुझसे को आदेश देता है, यानी मुझको आदेश देता है। क्या आदेश देता है? लिखने का, और मुझसे ही यहां लिखने की क्रिया करता है और क्रिया का फल किसी व्यक्ति पर न पड़कर किसी वस्तु पर पड़ता है, यानी कुछ चीज लिखवाता है। हो सकता है वह पत्र लिखवाता हो सकता है कुछ लेख लिखवाता हो। तो ध्यान रखें, यहां प्रथम दो व्यक्ति, एक आदेश देने वाला और दूसरा आदेश का पालन करने वाला यहां मौजूद है, यहां उपस्थित है, लेकिन तीसरा जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वह यहां गायब है, यहां अनुपस्थित है। तीन व्यक्तियों में से दो हैं, एक आदेश देने वाला और दूसरा आदेश पाने वाला, यानी एक आदेश देने वाला और दूसरा आदेश का पालन करने वाला। इस हिंदी वाक्य का हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं यू गेट मी टू राइट या यू हैव मी राइट। यहां यह भी आप ध्यान रखें कि गेट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आता है लेकिन टू सहित आता है, लेकिन हैव के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आता है लेकिन बिना टू का आता है। अब यहां हम एक तीसरे प्रकार का स्ट्रक्चर देखें। तीनों व्यक्तियों या वस्तु प्रकट हों, लेकिन क्रम कैसा है सो देखें। पहले पहला व्यक्ति हो यानी प्रेरित करने वाला हो, दूसरा प्रेरित होने वाला हो यानी भड़कने वाला हो, उसके बाद तीसरा व्यक्ति हो यानी दूसरा जिसको भड़काता है वह तीसरा क्रिया करता है या दूसरा ही क्रिया करता है तो तीसरे पर क्रिया का फल पड़ता है। यहां तीन व्यक्ति होता है, पहला भड़काने वाला, दूसरा भड़कने वाला, फिर दूसरा तीसरे को भड़काता है और तीसरा अंतिम क्रिया करता है। अब मान लीजिए यहां तीसरा अंतिम क्रिया नहीं करता है, दूसरा ही अंतिम क्रिया करता है तो तीसरे पर क्रिया का फल पड़ता है। यह बहुत बड़ा अंतर है सबसे पहला स्ट्रक्चर में, दूसरा स्ट्रक्चर में और इस तीसरे स्ट्रक्चर में। क्रम होता है, पहले पहला रहता है, फिर दूसरा रहता है, फिर तीसरा रहता है। भले ही यह क्रम हिंदी में रहे या न रहे, लेकिन अंग्रेजी में आपको ऐसा ही क्रम रखना है, यही ऑर्डर रखना है।
जब तीनों व्यक्ति या वस्तु हो और क्रम हो, पहला प्रेरित करने वाला, उसके बाद प्रेरित होने वाला, फिर तीसरा क्रिया का फल भुगतने वाला रहता है, या तीसरा अंतिम क्रिया करने वाला रहता है। ऐसी स्थिति में मेक या काउज या हैव या गेट में से किसी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। मेक के जगह पर हैव का और काउज के जगह पर गेट का प्रयोग किया जाता है। इस पंक्ति को मैंने इसीलिए लिखा है कि मेक के जगह पर हैव का और काउज के जगह पर गेट का प्रयोग किया जाता है, ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। याद रखें, मेक के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसके साथ टू नहीं आता है। यानी हैव के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसके साथ टू नहीं आता है। और कॉज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आता है, इसके साथ टू भी आता है। तो कॉज के जगह पर आप गेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी गेट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आता है, लेकिन टू सहित आता है। यहां के द्वारा या से का अंग्रेजी बाय नहीं होता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर में आप याद रखें, भले ही हम हिंदी में से यूज करें या के द्वारा यूज करें, लेकिन अंग्रेजी में इसका अनुवाद बाय नहीं होता है। इस प्रकार के सेंटेंस को जिस चार स्ट्रक्चर के द्वारा हम अनुवाद कर सकते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस को जिस चार स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग अंग्रेजी में लिख सकते हैं, उन चार स्ट्रक्चर को देखें। पहला स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यानी जो सबसे पहले भड़काता है वही यहां सब्जेक्ट है। उसके बाद कॉजेटिव वर्ब कॉज आता है। उसके बाद पहला व्यक्ति जिस दूसरे व्यक्ति को भड़काता है, वह दूसरा व्यक्ति पहला ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति फिर तीसरे व्यक्ति को भड़काता है, या दूसरा व्यक्ति ही भड़क कर काम करता है, लेकिन उसके क्रिया का फल तीसरे व्यक्ति पर पड़ता है। जो क्रिया यहां होता है उसको हम इस पहला ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। इन्फिनिटिव वर्ब को लिखते हैं, विद टू लिखते हैं, यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर इसके बाद हम तीसरे व्यक्ति को लिखते हैं या तीसरा वस्तु को लिखते हैं। तीसरा वस्तु को लिखते हैं जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, या तीसरे व्यक्ति को लिखते हैं जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, या तीसरा व्यक्ति जो काम करता है। यानी यहां तीसरे व्यक्ति को हम दूसरे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यानी भड़काने वाला आता है। उसके बाद कॉजेटिव वर्ब मेक आता है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति जिसको पहला व्यक्ति आदेश देता है, वह पहला ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। उसके बाद फिर दूसरा व्यक्ति कुछ क्रिया करता है, वह आता है, या दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से कुछ काम करवाता है, तो तीसरा व्यक्ति जो काम करता है वह आता है पहला ऑब्जेक्ट के बाद। इन्फिनिटिव वर्ब के रूप में विदाउट टू आता है। इसका मतलब यह है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकेले आता है। फिर इसके बाद तीसरा व्यक्ति आता है या तीसरा वस्तु आता है दूसरे ऑब्जेक्ट के रूप में। अब हम तीसरा स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है जो सबसे पहले दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है। उसके बाद गेट कॉजेटिव वर्ब आता है। फिर उसके बाद पहला व्यक्ति जिस दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है, वह दूसरा व्यक्ति या दूसरा वस्तु पहला ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। फिर इसके बाद दूसरा व्यक्ति भड़क कर स्वयं काम करता है और क्रिया का फल तीसरे व्यक्ति पर पड़ता है, या तीसरा व्यक्ति काम करता है। वह वर्ब यहां आता है इन्फिनिटिव वर्ब के रूप में विद टू, यानी टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर इसके बाद तीसरा वस्तु आता है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, या तीसरा व्यक्ति आता है जो क्रिया करता है दूसरे ऑब्जेक्ट के रूप में। चौथे स्ट्रक्चर को देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैव कॉजेटिव वर्ब आता है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति जिसको पहला व्यक्ति आदेश देता है, वह पहला ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। फिर इसके बाद दूसरा व्यक्ति जो काम करता है और क्रिया का फल तीसरे व्यक्ति पर पड़ता है, या तीसरा व्यक्ति जो काम करता है वह काम इन्फिनिटिव वर्ब के रूप में आता है, विदाउट टू आता है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। फिर इस वर्ब के बाद वह तीसरा व्यक्ति आता है जो क्रिया करता है या जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, या तीसरा वस्तु आता है
जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, और यह तीसरा व्यक्ति दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। इन चारों स्ट्रक्चर में एक चीज और आप ध्यान रखें कि पहला ऑब्जेक्ट यानी यह दूसरा व्यक्ति जिसको पहला व्यक्ति आदेश देता है, इसके साथ हमेशा से लगा रहता है या के द्वारा लगा रहता है। इस से या के द्वारा का अंग्रेजी में अनुवाद बाय के द्वारा नहीं होता है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि हिंदी में से या के द्वारा आता ही है, लेकिन अंग्रेजी में इस से या के द्वारा का अनुवाद बाय नहीं होता है। अब तीसरे प्रकार के स्ट्रक्चर का दो उदाहरण यहां देखें। पहला उदाहरण, मैं आशुतोष से आदित्य को पिटवाता हूं। यहां तीन व्यक्ति है। सबसे पहले है भड़काने वाला, मैं भड़काता हूं। और किसको भड़काता हूं? आशुतोष को। और आशुतोष भड़क कर क्या करता है? अंतिम क्रिया कर देता है, यानी आदित्य को पीटने का काम कर देता है। और क्रिया का फल किस पर पड़ता है? क्रिया का फल कौन भुगतता है, यानी पिटता कौन है? आदित्य। यहां तीन व्यक्ति है, एक भड़काने वाला, दूसरा भड़कने वाला और दूसरा ही भड़क कर अंतिम क्रिया करता है, और क्रिया का फल तीसरे पर पड़ता है। इसका हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, आई काउज आशुतोष टू बीट आदित्य, या आई मेक आशुतोष बीट आदित्य, या आई गेट आशुतोष टू बीट आदित्य, या आई हैव आशुतोष बीट आदित्य। काउज के बाद या गेट के बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है और उसके पहले मैंने टू लगाया है। लेकिन मेक और हैव के बाद केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, उसके पहले मैंने टू नहीं लगाया है। यहां एक और बात का आप ध्यान दें, जो सबसे पहले भड़काता है वह पहले स्थान पर रहता है, जिसको पहला व्यक्ति भड़काता है वह दूसरे स्थान पर रहता है, और जिसको दूसरा व्यक्ति यानी जिस तीसरे व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति भड़काता है या दूसरा व्यक्ति ही भड़क कर अंतिम क्रिया करता है। लेकिन जब क्रिया का फल तीसरे व्यक्ति पर पड़ता है तो तीसरे व्यक्ति को अंतिम में रखते हैं। एक दूसरा उदाहरण देखें, मैं भूमि से पत्र लिखवाता हूं। यहां भड़काता कौन है? प्रेरित कौन करता है? मैं। किसको भड़काता हूं, किसको प्रेरित करता हूं, किसको उकसाता हूं, किसको आदेश देता हूं? भूमि को। और भूमि आदेश का पालन करके अंतिम क्रिया करती है, लेकिन क्रिया का फल किस पर पड़ता है? पत्र पर, क्योंकि पत्र लिखे जाने का काम होता है, लिखवाने का काम पत्र का होता है, यानी क्रिया का फल यहां पत्र पर पड़ता है। तो सबसे पहले मैं को रखता हूं, उसके बाद भूमि को रखता हूं, उसके बाद जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसको रखता हूं। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है, आई कॉज भूमि टू राइट ए लेटर, या आई मेक भूमि राइट ए लेटर, या आई गेट भूमि टू राइट ए लेटर, या आई हैव भूमि राइट ए लेटर। यहां आपने देखा कि कॉज या गेट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन विद टू आता है, टू के साथ आता है। और मेक और हैव के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन विदाउट टू आता है, यानी बिना टू के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इस तीसरे स्ट्रक्चर का एक तीसरा उदाहरण भी देखें, मैं भूमि से प्रिया को हंसाता हूं, या मैं भूमि के द्वारा प्रिया को हंसाता हूं, या मैं भूमि के माध्यम से प्रिया को हंसाता हूं। यहां आप ध्यान दें, यहां भी तीन व्यक्ति है, पहला है मैं, उसके बाद दूसरा है भूमि और तीसरा है प्रिया। हिंदी में क्रम किस तरह है इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में आपको क्रम पर ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी में जब अनुवाद करेंगे तो क्रम पर ध्यान देना हमें बहुत अधिक जरूरी है। पहला व्यक्ति है मैं जो है आदेश देता है, मैं भड़काता है, मैं प्रेरित करता है, मैं उकसाता है। किसको उकसाता है? भूमि को। और भूमि फिर क्या करती है? प्रिया को भड़काती है, प्रिया को आदेश देती है, प्रिया को प्रेरित करती है। किस चीज के लिए प्रेरित करती है? हंसने के लिए। और यहां तीसरा व्यक्ति, यानी तीसरा व्यक्ति यहां कौन है? प्रिया। तो प्रिया हंसने का काम करती है। यहां तीसरा व्यक्ति जो है अंतिम क्रिया करता है। यहां तीसरे व्यक्ति पर क्रिया का फल नहीं पड़ता है, यहां तीसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भड़क कर खुद क्रिया करता है। यहां क्रिया करने वाला तीसरा व्यक्ति है। पहला भड़काता है दूसरे को, दूसरा भड़काता है तीसरे को, पहला प्रेरित करता है दूसरे को, दूसरा प्रेरित करता है तीसरे को, यानी तीसरा प्रेरित होकर अंतिम क्रिया करता है।
तो इसका भी हम अनुवाद तीसरे प्रकार के स्ट्रक्चर से करेंगे। तो हम इसका अब अनुवाद अंग्रेजी में देखते हैं क्या होगा। आई कॉज भूमि टू लव प्रिया, या आई मेक भूमि लव प्रिया, या आई गेट भूमि टू लव प्रिया, या आई हैव भूमि लव प्रिया। तो यहां आपने देखा कि कॉज और गेट के बाद हम वर्ब फर्स्ट का यूज करते हैं, वर्ब के प्रथम रूप का भी यूज करते हैं लेकिन टू के साथ। और जब हम मेक या हैव का यूज करते हैं तो यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो यूज करते हैं लेकिन बिना टू का। यहां हम चौथे प्रकार के स्ट्रक्चर को देखें। दो व्यक्ति या वस्तु प्रकट रहता है, तीसरा छिपा रहता है, पहला और तीसरा प्रकट रहता है। यानी पहला प्रेरित करने वाला प्रकट रहता है और तीसरा जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वह प्रकट रहता है, या तीसरा दूसरे के भड़काने के बाद जो अंतिम क्रिया करता है तीसरा वह प्रकट रहता है। जब तीन व्यक्तियों या वस्तुओं में से दो हों, पहला दूसरे को प्रेरित करता है और दूसरा तीसरे को प्रेरित करता है और तीसरा क्रिया करता है या तीसरा क्रिया का फल भुगतता है, लेकिन यहां दूसरा जो तीसरे को प्रेरित करता है वह छिपा हुआ रहता है। यानी दूसरा जो तीसरे को भड़काता है, पहला आदेश देता है दूसरे को और दूसरा फिर आदेश देता है तीसरे को, तो तीसरा अंतिम क्रिया करता है या तीसरा प्रक्रिया का फल पड़ता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति यहां गायब रहता है। जो दूसरा व्यक्ति या तो अंतिम क्रिया करता है या दूसरा व्यक्ति जो तीसरे को भड़काता है, दूसरा व्यक्ति ही यहां गायब रहता है, यानी दूसरा व्यक्ति यहां छिपा हुआ रहता है। ऐसी स्थिति में हैव या गेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। इस लाइन को मैंने यहां इसीलिए कहा क्योंकि हम लोगों ने पहले भी हैव और गेट का प्रयोग दूसरे और तीसरे प्रकार के स्ट्रक्चर में कर लिया है। अब इस चौथे स्ट्रक्चर को देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है जो भड़काता है, उसके बाद हैव होता है, उसके बाद तीसरा व्यक्ति होता है जिसको दूसरा व्यक्ति भड़काता है या जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, तो तीसरा व्यक्ति ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है। दूसरा स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद गेट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और याद रखें यहां तीसरा व्यक्ति जो होता है जो अंतिम क्रिया करता है या जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। जब हम हिंदी में क्या लगाकर या किसको लगाकर या किसका लगाकर प्रश्न करते हैं तो हम लोगों को यही ऑब्जेक्ट उत्तर में मिलता है। इस बात को आप हमेशा याद रखें। यहां हिंदी का स्ट्रक्चर नहीं है, यहां मैंने अंग्रेजी का स्ट्रक्चर दिया है कि जब हिंदी में दूसरा व्यक्ति, दूसरा भड़कने वाला जो है गायब रहता है तो अंग्रेजी में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब इसका एक उदाहरण देखें। नंबर 1, आप मुझको हंसवाते हैं। यहां पहला व्यक्ति है आप और यही आप भड़काता है किसी दूसरे व्यक्ति को। यहां दूसरा व्यक्ति नहीं है और वह दूसरा व्यक्ति मुझको भड़काता है और मुझको हंसाता है। यहां देखिए मुझको तीसरा व्यक्ति है, यानी दूसरा व्यक्ति यहां गायब है। आप मुझको हंसवाते हैं और किससे हंसवाते हैं, किसके द्वारा हंसवाते हैं, यहां छिपा हुआ है, गायब है। आप भड़काते हैं दूसरे व्यक्ति को और दूसरा व्यक्ति मुझे भड़काता है, मुझे प्रेरित करता है और मैं हंसता हूं। यहां तीसरा व्यक्ति हूं मैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। यहां तीनों में से एक आदेश पाने वाला गायब है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद बनता है यू गेट मी लाफ्ड या यू हैव मी लाफ्ड। यहां गेट और हैव का तो प्रयोग है लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां नहीं आता है, यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और यहां याद रखें कि पहला भड़काता है दूसरे को और दूसरा भड़काता है तीसरे को, या दूसरा खुद तो क्रिया करता है लेकिन क्रिया का फल तीसरे व्यक्ति पर पड़ता है। यहां दूसरा व्यक्ति बीच का गायब है। एक दूसरा उदाहरण लें। वह पत्र लिखवाता है। इस सेंटेंस को आप बहुत ही गौर से देखें और समझने की कोशिश करें। यहां पहला व्यक्ति है वह और दूसरा व्यक्ति जिसको वह आदेश देता है इस सेंटेंस में है ही नहीं, और दूसरा व्यक्ति जिसको वह आदेश देता है वह क्रिया करता है और क्रिया का फल तीसरा व्यक्ति पर पड़ता है। यहां तीसरा व्यक्ति की जगह पर तीसरा वस्तु है,
यानी दूसरा व्यक्ति जो क्रिया करता है उसके क्रिया का फल तीसरा वस्तु पर पड़ता है, और यहां तीसरा वस्तु है पत्र। आपने यहां देखा कि पहला व्यक्ति है वह, और तीसरे व्यक्ति के जगह पर तीसरा वस्तु है पत्र, और वह जिस दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है कुछ कार्य करने के लिए, या वह जिस दूसरे व्यक्ति को भड़काता है, वह दूसरा व्यक्ति यहां क्रिया तो करता है लेकिन इस सेंटेंस में छिपा हुआ है। यहां तीनों में से पहला आदेश पाने वाला दूसरा व्यक्ति गायब है। इस प्रकार के सेंटेंस का अनुवाद हम इसी स्ट्रक्चर के अधीन करते हैं। इस सेंटेंस का अनुवाद होता है अंग्रेजी में, यू गेट मी लाफ्ड, यू हैव मी लाफ्ड। यहां अब हम पांचवें प्रकार के स्ट्रक्चर के बारे में सीखें। तीनों व्यक्ति या वस्तु प्रकट हों लेकिन क्रम थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले पहला रहता है, उसके बाद तीसरा व्यक्ति रहता है, उसके बाद दूसरा व्यक्ति रहता है। यह हिंदी का स्ट्रक्चर नहीं है, पहला तीसरा दूसरा, यह अंग्रेजी का स्ट्रक्चर है। याद रखें, जब तीनों व्यक्ति या वस्तु हो और क्रम हो, पहले प्रेरित करने वाला यानी पहले भड़काने वाला, उसके बाद दूसरे स्थान पर क्रिया का फल भुगतने वाला या अंतिम क्रिया करने वाला रहता है, फिर तीसरे स्थान पर प्रेरित होने वाला रहता है, यानी पहला जिसको प्रेरित करता है दूसरे व्यक्ति को, वह दूसरा व्यक्ति तीसरे स्थान पर रहता है। ऐसी स्थिति में हैव या गेट में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। यहां के द्वारा या से का अंग्रेजी बाय होता है। अब इस प्रकार के सेंटेंसों का अंग्रेजी में अनुवाद किस स्ट्रक्चर की सहायता से करते हैं, उस स्ट्रक्चर का अध्ययन हम लोग करें। पहला स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है जो भड़काने का काम करता है, जो आदेश देता है, जो प्रेरणा देता है, जो प्रेरित करता है। उसके बाद कॉजेटिव वर्ब आता है हैव। उसके बाद यहां पहला व्यक्ति जिस दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है वह यहां नहीं आता है, बल्कि तीसरा व्यक्ति आता है। तीसरा व्यक्ति जिस पर क्रिया का फल पड़ता है या तीसरा वस्तु जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वह पहला ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, यानी पहला ऑब्जेक्ट यहां तीसरा व्यक्ति है या तीसरा वस्तु है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति जो क्रिया करता है या तीसरा वस्तु जो क्रिया करता है वह क्रिया आता है, वर्ब आता है, लेकिन थर्ड फॉर्म में आता है। यहां देखिए, पहले से इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, और इस वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद, वर्ब के तीसरे रूप के बाद बाई आता है, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। यह वह व्यक्ति है जो दूसरा व्यक्ति होता है, यानी पहला व्यक्ति जिस दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है वही यहां यह दूसरा व्यक्ति दूसरे ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, और वह भी बाई के बाद। इसमें बाई लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है जो प्रेरणा देता है, उसके बाद वर्ब गेट आता है, यह कॉजेटिव वर्ब है। उसके बाद यह ऑब्जेक्ट आता है, पहला ऑब्जेक्ट, लेकिन यह दूसरा व्यक्ति नहीं है, यह तीसरा व्यक्ति है या तीसरा वस्तु है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है या जो कोई काम करता है। और उसके बाद इस पहला ऑब्जेक्ट के बाद जो यहां तीसरा व्यक्ति है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जो काम यहां किया जाता है। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, वह भी बाय के बाद। यहां बाय अवश्य आता है, देखिए बाय, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां ध्यान रखें कि यह दूसरा ऑब्जेक्ट जो है हिंदी के सेंटेंस में दूसरा व्यक्ति है, यानी पहला व्यक्ति जिस व्यक्ति को आदेश देता है वह यह दूसरा ऑब्जेक्ट है, यानी दूसरा व्यक्ति भी है यहां और दूसरा ऑब्जेक्ट भी है। आप एक बात का और ध्यान रखें, यहां जो पहला ऑब्जेक्ट है जो हिंदी में तीसरा व्यक्ति है, इसको हम कैसे खोजेंगे? यदि हिंदी में हम क्या लगाकर प्रश्न करेंगे या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे या किसका लगाकर प्रश्न करेंगे हिंदी के सेंटेंस में, तो हमको यही ऑब्जेक्ट उत्तर में मिलेगा, यानी यह पहला ऑब्जेक्ट मिलेगा जो हिंदी के सेंटेंस में तीसरा व्यक्ति होता है। यानी पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है और दूसरा व्यक्ति जो क्रिया करता है,
इस पहले पहले वाले ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, यानी तीसरे व्यक्ति पर क्रिया का फल पड़ता है। यह तीसरा व्यक्ति है पहला ऑब्जेक्ट के रूप में। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग इस स्ट्रक्चर पर आधारित दो उदाहरणों को देखें। पहला उदाहरण, मैं किरण से पत्र लिखवाता हूं। यहां देखिए, मैं आदेश देता है किरण को और किरण क्या करती है, पत्र लिखती है। यानी पहला व्यक्ति हो गया यहां मैं, दूसरा व्यक्ति हो गया किरण और तीसरा वस्तु हो गया पत्र। अब इसका देखिए अंग्रेजी में अनुवाद हम लोग कैसे करते हैं। आई हैव ए लेटर रिटन बाय किरण या आई गेट ए लेटर रिटन बाय किरण। यहां देखिए पहला व्यक्ति मैं पहले स्थान पर आया है और तीसरा वस्तु पत्र अंग्रेजी में दूसरे स्थान पर आया है कॉजेटिव वर्ब के बाद। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में आया है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति है मैं, जिसको आदेश देता है किरण को, वह किरण तीसरे स्थान पर आया है बाय के बाद। इस बात को आप खूब अच्छी तरह याद रखें। दूसरा उदाहरण देखें, रेखा मुझसे पत्र लिखवाती है। यानी यहां रेखा पहला व्यक्ति है जो मुझसे को आदेश देती है और मुझसे यह दूसरा व्यक्ति क्या करता है, पत्र लिखने का काम करता है। अब इंग्लिश में देखिए कैसे अनुवाद करते हैं। रेखा हैज ए लेटर रिटन बाय मी या रेखा गेट्स ए लेटर रिटन बाय मी। यहां रेखा पहला व्यक्ति पहले स्थान पर है, उसके बाद कॉजेटिव वर्ब हैज है, उसके बाद पत्र जो तीसरा व्यक्ति है, यहां तीसरा वस्तु है, यहां दूसरे स्थान पर आता है यानी पहले ऑब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद मुख्य क्रिया यानी मेन फाइनाइट वर्ब आता है यहां तीसरे फॉर्म में रिटन। और लास्ट में क्या आता है, इस सेंटेंस में रेखा किसको आदेश देती है, मुझको। यानी मुझको सबसे अंतिम में आता है बाय के बाद, बाय मी। यहां देखिए यह बाय मी दूसरा व्यक्ति है। हम लोगों ने अभी तक जिन स्ट्रक्चरों का अध्ययन कर लिया है, उन स्ट्रक्चरों का अध्ययन करने के बाद हम लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयां नहीं होनी चाहिए। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की कठिनाइयां होती है तो मैं आगे भी 1, 2 या 3 और वीडियो कॉजेटिव वर्ब पर बनाऊंगा, उसको आप अवश्य देखें। यहां मैं कुछ ऐसी बातें लिख रहा हूं जो विद्वान लोग कहते हैं, आप इसको भी सीख लें। हम लोग मेक या काउज का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी पर फोर्स डालते हैं, यानी जब किसी को हम बाध्य करते हैं, यानी जब किसी को हम मजबूर करते हैं, या हम किसी के साथ कुछ जबरदस्ती करते हैं, या हमको किसी चीज की रिक्वायर होती है, यानी हमें किसी चीज की जरूरत होती है। अब गेट का प्रयोग कब करते हैं यह देखें, जब हम किसी को कन्विंस करते हैं, यानी किसी को हम विश्वास दिलाते हैं, या किसी को हम मनाते हैं, या किसी को हम फुसलाते हैं, किसी का हम मान मनौवल करते हैं। अब देखिए हैव का प्रयोग कब हम करते हैं, जब हम किसी को कुछ काम असाइन करते हैं, यानी किसी को कुछ करने के लिए हम नियुक्त करते हैं, यानी किसी को हम कुछ पेड कर देते हैं, यानी किसी को हम कुछ पैसा दे देते हैं, या किसी को कुछ करने के लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, यानी जिम्मेदारी दे देते हैं, या किसी व्यक्ति को हम कुछ इंस्ट्रक्ट करते हैं या निर्देश करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी साबित होगा।